चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। दो पार्टी होता है कंसाइनमेंट में। एक होता है द पर्सन सेंडिंग द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर, और कंसाइनर को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और एक होता है हु रिसीव द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनी, और इसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। दो पार्टी है, एक सामान भेजने वाला, एक सामान रिसीव करने वाला। ठीक है, तो दो जो होता है, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। हम जहां पे भी लिखेंगे कुछ समझाने के लिए ऐसे लिखेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी। एक एग्जांपल देखो पहले। ऑन 15 नवंबर 2016 कपिल एंड कंपनी ऑफ चंडीगढ़ कंसाइन 250 बाईसाइकिल। कितना? 250 बाईसाइकिल टू अरुण एंड कंपनी कैलकाटा। द अरुण फॉरवर्ड an account sales with a bank draft the following showing the following transaction। कपिल भेजा था 250 साइकिल चंडीगढ़ से कलकत्ता के लिए। ठीक है, अरुण अपने पास से दो चीज दे रहा है, एक सेल्स का डिटेल, अकाउंट सेल का मतलब डिटेल्स, और दूसरा एक बैंक ड्रॉप। ठीक है, जिसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिट। जब हम किसी का पैसा चुकाते हैं या वापस करते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि भैया 200 साइकिल हम बेचे हैं, कितना रुपया करके? 600 करके। ठीक है, एंड 50 एट 560, मतलब हम पूरा 250 बाईसाइकिल बेच दिए हैं। 200 बाईसाइकिल बेचे 600 रुपए का रेट थे, अब 50 बाईसाइकिल बेचे हैं 560 रुपए का रेट। मेरा अनलोडिंग चार्जेस, जो बाईसाइकिल आपके पास से लोड होकर के आया था, उसका अनलोडिंग चार्जेस मेरे पास पड़ा है 500, मतलब खर्चा लगा है। स्टोरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेस लगा है 1000, और कमीशन ऑन सेल्स मेरा 10%। बस समझ आता हूँ। ध्यान से सुनो, हिसाब किताब तो नीचे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास खर्चा के नाम पे तीन खर्चा है। कितना खर्चा है मेरे पास? अनलोडिंग, स्टोरेज एंड पेमेंट। भाई तीनों खर्चा किया कौन है? क्या कपिल किया है कि अरुण किया है? अरुण किया है, करेक्ट। अरुण तीनों खर्चा किया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। ये क्या है मेरा? कंसाइनी जो भी खर्चा करता है ना, वो खर्चा कुछ सिर्फ सेल्स के लिए होता है, और कुछ खर्चा, ठीक है, सेल्स और स्टॉक दोनों के लिए होता है। तो एक बार बताओ ना, सेल्स और स्टॉक निकलता किसमें से है? जो सामान खरीद के लाए रहते हैं, परचेज करके लाए रहते हैं, उसी में से कुछ बेचते हैं और कुछ बचता है, उसी को हम लोग कहते हैं। बस में तो जैसे कि तुमको ये दिख रहा है स्टोरेज एंड इंश्योरेंस 1000 रुपया, ये ना
सेल और स्टॉक दोनों में जाएगा, क्योंकि आप जब इंश्योरेंस का खर्चा किए हैं तो सिर्फ बेचने वाले माल के लिए नहीं किए थे, आप सारे जितना आप परचेज करके सामान लाए थे सब पे आप पे खर्चा किए। करेक्ट। दूसरा, अनलोडिंग चार्जेस 500 रुपया। अनलोडिंग चार्जेस आप केवल केवल सेल वाले सामान पे नहीं किए हैं, जो आपके पास स्टॉक में पड़ा है और जो आप बेचे, यानी कि आप जो टोटल परचेज करके लाए थे सामान, उसको अनलोडिंग करने में आप टोटल पे खर्चा किए हैं। ठीक है। लेकिन जो तुमको ये दिख रहा है कमीशन ऑन सेल्स, ये केवल और केवल किस पे हुआ है? सेल्स पे हुआ है। कोई दिक्कत? ये तो स्टॉक पे नहीं ना निकलेगा। बात समझ रहे हो? क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट सेल। आज तक तुम लोग अकाउंट सेल कैसा बनता है ये नहीं देखे हो, ठीक है? देखो, अरुण एंड कंपनी बनाएगा कौन अकाउंट सेल? अरुण बनाएगा कंसाइनी, वो अपने पास से सेल्स रिपोर्ट दे रहा है। बात समझ में आया? तो क्या बोल रहा है भैया, देखो कि 200 साइकिल बेचे थे हम 600 का रेट से 1,20,000, और हम 50 साइकिल बेचे थे 560 का रेट से 28,000। टोटल 1,48,000 रुपया मेरा सेल्स हुआ था, जिसमें से मेरा खर्चा, ठीक है, लोडिंग चार्जेस 500, इंश्योरेंस चार्जेस और मेरा कमीशन 10% लिया, तो खर्चा हो गया 16,300। नेट प्रोफिट 1,31,700। तो हम आपको जो बैंक ड्राफ्ट भेजेंगे, बैंक ड्राफ्ट बोल लो, डिमांड ड्राफ्ट बोल लो, या जो हम आरटीजीएस करेंगे, निफ्ट करेंगे, ठीक है, या चेक देंगे, वो कितना रुपया का होगा? 1,31,700। इस क्वेश्चन में दो इंटरेस्टिंग चीज मिसिंग है, पूछो क्या? पहला तो कपिल कंसाइनर है, अरुण कंसाइनी है। कपिल सामान भेजा है और अरुण सारा सामान बेच के रिपोर्ट दे दिया है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। पहले से कोई सामान था नहीं और कोई सामान बचा भी नहीं। प्रॉब्लम वहां से होना स्टार्ट होता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आया? तो जरा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। ऑन 1 मार्च 2016, Kamal of Calcutta sent 1,000 boxes of tea to Bimal of Bombay on consignment basis. Each box cost 500। एक बॉक्स का दाम कितना था? 500। कमाल पे रेलवे और फ्रेट 1,000 रुपया, इंश्योरेंस 2,000 रुपया। ड्रॉ अपन ए बिल ऑफ 2 लाख रुपया फॉर 3 months, on which duly accepted and returned, प्लस 2 लाख रुपए का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बना है 3 महीना के लिए इन लोग के बीच में। ऑन 30 सितंबर द बीमेल फॉरवर्ड एन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल दिया है, क्या दिखाया है उसमें कि 500 boxes has been sold at a rate of 560 and 300 boxes were sold 550 and the remaining boxes were sold at 540। यहाँ पे भी कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। देखो सारा सामान आया है, सारा सामान बिक गया है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बीमेल कंसिस्ट ऑफ द कैरेज चार्जेस कितना लगा है? 500। गोडाउन रेंट लगा है 3,500। बीमल इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5%। कमीशन कितना मिलेगा? 5%। ऑन द ग्रॉस सेल्स प्रोसीड ही इंक्लूज ए चेक ऑफ बैलेंस ड्यू टू कमाल। ठीक है। अब हम लोग को चेक बनाना है, जो भी बैलेंस का पैसा बचा रहेगा। जनरल एंट्री करने से पहले हम लोग अकाउंट सेल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अकाउंट सेल बनाना ऊपर सीखे हैं कैसा बनता है अकाउंट सेल। कंसाइनर कौन है? कमाल।
कंसाइनी कौन है? अकाउंट से कौन बनाएगा? विमल की कमाल। देखो इसके पहले कौन बनाया था? सही बोले। कौन बनाया था? कपिल कंपनी कंसाइनर था। अरुण कौन था? कंसाइनी। तो वो बना के दे रहा है ना। हम फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाते हैं, हम खाली डेटा लिख रहे हैं। क्या क्या है भैया? सेल्स हमको बताया है कि 500 बॉक्सेस बेचा गया है। 500 बॉक्सेस बेचा गया है, कितना रुपए करके? उसके बाद 300 बॉक्सेस बेचा गया है 550 का। फिर जो बचा हुआ बॉक्सेस है उसको 540 में बेचा गया है। तो बचा हुआ बॉक्सेस कितना है दोस्तों? टोटल सेल्स कितना आ रहा है बताओ पहले। 500 इंटू 560 कितना हो रहा है? 2,80,000। 2,80,000। 300 इंटू 550 कितना हो रहा है? 1,65,000। 1,00,000। 1,00,000। वो शायद टोटल बोल रही है। हो गया हम लोग का ग्रोथ। अब इसमें से हम खर्चा माइनस करेंगे, किसका खर्चा? लेस करेंगे कंसाइनी का। क्या हुआ कंसाइनी का खर्चा? कंसाइनी का खर्चा यहां से स्टार्ट हो रहा था। द एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कैरेज चार्जेस 500। करेक्ट। दूसरा गोडाउन रेंट 3,500। और कमीशन देंगे 5%। कितना आएगा? 27,650। ये सारा खर्चा मिला के कितना हो गया? क्या मुझे 5? तो फिर टोटल बताइए ना। फिर टोटल बताओ कितना हुआ? अब कितना हो रहा है? 5। आमतौर पे हम लोग का यही क्या हो जाता है, बात खत्म हो जाता है और इतना हम लोग को चेक या डिमांड ड्राफ्ट बना के देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बिल बन के रखा हुआ है, कितना रुपए का? 2 लाख। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ऑलरेडी दे करके रखा गया है ना। लेस बिल्स पेबल। कितना हो? इसके लिए क्या इश्यू होगा? चेक। बात करता, ये हम लोग का अकाउंट सेल था।
और ये कोई बड़ा चीज भी नहीं है, बस इतना छोटा सा चीज है कि सारा हिसाब किताब करके देना है। अकाउंट से इतना ही है। इससे तो बड़ा इसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। जहां जहां से पैसा है और जो जो मेरा खर्चा लगेगा कंसाइनी माइनस कर अपना हिसाब किताब बता दिया। बात यह है कि देखो, कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, दोनों ही जनरल एंट्री करेगा। ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है इसका क्या होगा, जनरल एंट्री। अभी हम लोग को जनरल एंट्री सीखना है कंसाइनर का। किसका सीखना है, कंसाइनर का। हम लोग बार बार हम बोल रहे हैं अकाउंट सेल्स किसका सीखे हैं, कंसाइनी का। लेकिन अभी जनरल एंट्री किसका सीखने जा रहे हैं, कंसाइनर का। ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर रखते हैं। अकाउंट सेल्स कौन बना रहा है, अकाउंट सेल्स बना रहा है कंसाइनी। अपने तरफ से सारा डिटेल बना के रिपोर्ट क्या कर रहा है, दे रहा है कंसाइनर को। हमको कंसाइनर के बुक में जनरल एंट्री करना है। उसके गोडाउन से जब माल निकला है, कंसाइनी के पास पहुंचा है, बिका है, सब कुछ का एंट्री हमको करना है। करेक्ट है यहां तक। इन द बुक्स ऑफ कमाल, कौन था कमाल, कंसाइनर था। एकदम आराम से। कंसाइनर सामान भेजा है, किसको भेजा है, कंसाइनी को, कंसाइनमेंट को। तो क्या होता है, कंसाइनमेंट टू बीमर, कंसाइनमेंट टू बीमर, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 5 लाख, 5 लाख कहां से आया भैया, 5 लाख, 500 कहा गया, 1000 बॉक्सेस था, एक बॉक्स का दाम 500 रुपए, तो कितना आ जाएगा, फिर दिक्कत। भैया इसको एंट्री तो रटना पड़ेगा, एंट्री रटना नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा समझो तो समझ में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम सामान बेचते हैं, ये भूल जाओ कि हम कंसाइनी को भेज रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम सामान बेचते हैं तो उसका जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों भैया कैश, क्योंकि मेरे पास पैसा आता है। और भैया सेल्स क्यों, क्योंकि मेरे पास से सामान जाता है, टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सामान बिक नहीं रहा है, हम अपने ही किसी आदमी को दे रहे हैं बेचने के लिए। तो मेरे पास से तो सामान जा रहा है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेल की जगह। जब सामान बेचते थे तो कैश में पैसा आता था, अगर कोई कैश से पैसा नहीं दे रहा तो उसका नाम लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम जिसको सामान भेजे हैं बिमल को, बिमल मेरा कंसाइनी है, वो अभी तक मेरे को पैसा दिया, तो उसका नाम लिखेंगे ना, कंसाइनमेंट टू बिमल अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो जैसे सेल्स का एंट्री है वैसा बिल्कुल ही एंट्री है। हमको बिमल से पैसा लेना है, बिमल मेरा कंसाइनर, कंसाइनी और डेटर दोनों है, तो उसका नाम कंसाइनमेंट टू बिमल अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास से गया क्या है, गुड्स, तो टू गुड सेंट ऑफ कंसाइनमेंट। क्लियर है बात। रास्ता में भेजते वक्त कमाल 1000 रुपया और 2000 रुपया खर्चा किया, यानी 3000 रुपया। कितना खर्चा किया, कंसाइनमेंट टू बिमल टू कैश 3000, 3000। भैया खर्चा का नाम क्यों नहीं लिखा, खर्चा किया है ना 3000 रुपया। क्या क्या खर्चा का नाम, रेलवे फ्रेट और इंश्योरेंस। फिर सेल्स का बात करते हैं। तुम मेरे पास से फ्रिज खरीद के गए और भेन भाड़ा हमको देना है, बात समझ में आया, तो भेन भाड़ा हमको देना है। हम ये नहीं लिखेंगे कि भेन भाड़ा, बात समझो, हम वो पैसा जिसका सामान दिए हैं उसी के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो खर्च हम उसके लिए किए हैं, बाद में हमको उससे रिकवर करना है। बात समझा, तो ये जो 3000 रुपया हमको किससे बाद में रिकवर करना है, कंसाइनी के पास से। तो कंसाइनमेंट टू बीमल टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत है यहाँ पे। वो एक बिल रिसीवेबल दिया, तो बिल रिसीवेबल कमाल के लिए एसेट्स है। तुम कंसाइनी हो, तुम बीमल हो, तुम मेरे को बिल रिसीवेबल भेजी, हम कमाल है, मेरे लिए एसेट्स है, तो मेरा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और भेजा कौन है, बीमल टू बीमल, कोई दिक्कत। तीसरा, 3 महीना बाद जाके वो बिल रिसीवेबल हम बैंक में
मतलब मेरे को पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 3 महीना का बिल्स रिसीवेबल था ना, तो 3 महीना का टाइम खत्म हुआ, मेरे को पैसा मिल गया, और बिल्स रिसीवेबल फाड़ के फेंक दिए, खत्म बात। अब आता है कंसाइनमेंट में सेल कितना का हुआ था? 5,53,000 का। बीमल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू बीमल 5,53,000। ये क्या चीज की एंट्री है? जो कंसाइनी मेरा सामान बेचा है उसका एंट्री है। क्या किया कंसाइनी? बीमल अकाउंट डेबिट। बीमल फोन करके बता रहा है कि सर 5,53,000 का माल बिक चुका है, ये पैसा हमको किससे लेना है? बीमल से लेना है, करेक्ट। और मेरा सामान बिक चुका है, टू कंसाइनमेंट टू बीमल। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया मेरा? बीमल कुछ खर्चा बता रहा है, क्या बता रहा है? कह रहा है कि भैया ये 4,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ था, ठीक है, तो हम तो 4,000 काट के देंगे। तो जब बीमल टू कंसाइनमेंट जब सेल्स हो रहा है तो ये रिकॉर्ड कर रहा है। जब पैसा 5,53,000 पाना है तो जनरल एंट्री क्या कर रहा है? बीमल टू कंसाइनमेंट टू बीमल। तो जब उसको पैसा देना है तो उसका रिवर्स एंट्री करेंगे, देखो, कंसाइनमेंट टू बीमल अकाउंट डेबिट टू बीमल 4,000, 4,000। जब पैसा पाना है तो एंट्री क्या कर रहे थे? बीमल टू कंसाइनमेंट टू बीमल। विमल से पैसा देना है, विमल मेरा डेटर है। अब विमल को पैसा देना, विमल मेरा क्रेडिटर है, तो विमल को क्रेडिट किया है ना। विमल से पैसा देना 5,53,000 क्योंकि मेरे सामान बेचा है। विमल को पैसा देना क्योंकि मेरा सामान बेचने में खर्च किया है। तो जब विमल से पैसा देना तो विमल क्या होगा? डेबिट। और जब विमल को पैसा देना तो विमल क्या होगा? क्रेडिट। ये सब लफड़ा चल किस वजह से रहा है? अपोजिट में क्या आएगा? कंसाइनमेंट टू विमल। उसको एक माल दिया था कंसाइनमेंट का, उसके लिए कोई दिक्कत है आता है? कमीशन के लिए भी सेम एंट्री कंबाइन करके इस दोनों को कर सकती हो तुम कंबाइन, इसको नहीं। सेल्स का तुमको अलग से दिखाना पड़ेगा। ये जो था तुम्हारा कमीशन के साथ, ये जो था तुम्हारा कमीशन के साथ, इसको इसमें मर्ज करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम है। कोई दिक्कत? क्लियर मन? बाद में कितना पैसा देगा? 3,21,350। बैंक में आएगा पैसा, देगा कौन मेरे को? देना। यहां तक कोई दिक्कत? क्या चीज? एक तो बिल्स बना उसका भी एंट्री है, जब बिल्स जाकर के पास हो जा रहा, पैसा मिल जा रहा, उसका भी एंट्री है। कोई दिक्कत? अभी नीचे का हम लोग का 3 जनरल एंट्री बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3। अभी हम लोग खाली इतना जनरल एंट्री समझे हैं और किए हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये 3 एंट्री तभी हो पाएगा ना,
जब तुम लोग को लेजर समझ में आएगा। अगर लेजर समझ में नहीं आए तो जब तक नहीं दिमाग में घुसेगा तब तक प्रॉफिट कैसा है ये नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आया? तो हम लोग पहले लेजर बनाएंगे कंसाइनमेंट टू बीमल। क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट टू बीमल। पहले वो एंट्री छाट लेते हैं जहां पे कंसाइनमेंट टू बीमल है। पहला एंट्री जिसमें कंसाइनमेंट टू बीमल है, कंसाइनमेंट टू बीमल है, कंसाइनमेंट टू बीमल है, कंसाइनमेंट टू बीमल है। कोई दिक्कत है यहां तक? टोटल कितने एंट्री साइड की है? एक, दो, तीन, चार, पांच। कोई दिक्कत है इसमें? हमको लेजर किसका बनाना है? कंसाइनमेंट टू बीमल। पहला एंट्री ध्यान देते हैं। पहला एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट टू बीमल अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दो चार बार बोलते रहना, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। है तो दूसरा कंसाइनमेंट टू बीमल टू कैश 3,000। है तो ठीक है। बीमल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू बीमल, यहाँ पे खुद क्या है? टू कंसाइनमेंट टू बीमल है तो मतलब बाई बीमल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बाई बीमल। ठीक है। कंसाइनमेंट टू बीमल, टू बीमल, टू बीमल 4,000 और 27,000, टू बीमल, टू बीमल 4,000 और 27,650। बांट के दिखा दिया है सारा खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है ना? अब जोड़ के घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा मेरे भाई? प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। अब तुम खुद एंट्री देखना क्या हो रहा है। कंसाइनमेंट टू बीमल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, यही होना है ना? कंसाइनमेंट टू बीमल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू बीमल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब बताओ, जब तक नीचे लेजर नहीं बनाते तो ये वाला एंट्री समझ में आता कि 18,000 कहां से आया? 350। क्लियर ये बात? अब मेरा बात दूसरा बड़ा ध्यान रखिए। हम कमा रहे, ठीक है, वो बीमल है, तुम अमल हो, ठीक है, हम अलग अलग इंसान को माल देते हैं, सबको हम कंसाइनमेंट में माल भेजते हैं, सबके पास से कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस होगा। अभी हम कहाँ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किए? अभी हम प्रॉफिट रिकॉर्ड किए हैं बीमल के पास का। हाँ या ना? तो दिक्कत, ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट में, ये प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? मेरा मेन ट्रेडिंग पीएल में। कहा जाना चाहिए? मेरा मेन ट्रेडिंग और पीएल में। देखो, पीएल में जब खर्च होता है तो कहां लिखते हैं? टू साइड। और जब इनकम होता है तो कहां लिखते हैं? बाई साइड। बाई कंसाइनमेंट टू बीमल। बीमल से, बीमल को माल दे करके हम कितना कमा लिया? 18,350। और यही मेरा क्या बन गया?
नेट प्रॉफिट मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ऑनिक को सामान दे करके हम कमाए रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए 650, ठीक है। अंजलि को सामान दे करके हम मान लो कमाए रहते हैं 1000, तो टोटल कितना हो जाता, कितना हो जाता, 20,000 आई थी, होता ना। तो यहाँ पे मेरा तब हम लोग क्या लिखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 20,000। बात समझ में आया तुम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आनी। और जोड़ो एक बार कितना होता है, 18,650 प्लस 1,000, तीनों को जोड़ रहे हैं, गजब है, तीनों को, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो 20,000 लिखते हैं, बट फिलहाल मेरे पास खाली हिसाब किताब किसका करने को है, बीमल का। तो बताओ इसको कौन सी एंट्री कहते हैं, इस तरह की एंट्री को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या कहते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मेरा बीमल से हुआ था वो प्रॉफिट हम उठा करके अपना नॉर्मल पीएल अकाउंट में डाल रहे हैं, ये देखो ट्रांसफर की एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,350, 18,350। दिक्कत, ये जो एंट्री था ये था कैलकुलेशन एंट्री, ये तुमको कैलकुलेट करके निकालना था वाया लेजर। लेकिन ये जो एंट्री था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या एंट्री था, ये था ट्रांसफर एंट्री। तो दिक्कत है आता। अच्छा सामान खरीदते हैं तो क्या एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या एंट्री किया है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज अकाउंट, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। लास्ट का 3 एंट्री देखो बाबू, एक है कैलकुलेशन जो लेजर के थ्रू आएगा, फिर वो जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल में, और लास्ट एंट्री है मेरा एडजस्टमेंट एंट्री। क्या है, एडजस्टमेंट। नरेशन में लिखा भी है, बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बाबू जो तुम सामान खरीद के लाए थे हम कौन थे, कमाल, हम जो सामान खरीद के लाए थे परचेज करके, उसमें से सामान निकल रहा है ना। अब इसका एग्जांपल जरा देखो, ये हम सामान खरीद के लाए हैं 10 लाख रुपए का, कितना का है, करेक्ट। एंट्री क्या किए थे, एंट्री हम लोग का ये था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म। कितना रुपए का, 10 लाख। इसी 10 लाख में से 5 लाख का माल किसको भेजे थे, विमल को, करेक्ट। तो मेरा परचेज 5 लाख कम हो गया कि नहीं हो गया, तो परचेज जब कम होगा तो परचेज क्या हो जाएगा, टू परचेज। क्योंकि जब परचेज बढ़ा था तो क्या होता, परचेज डेबिट हुआ था, तो घटेगा तो क्या होगा, टू। ये सामान गया कहाँ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये सारा सामान बिक गया है क्या, बिका नहीं है, कंसाइनमेंट के लिए गया, कंसाइनमेंट के लिए निकाले हैं। कितना का, मान लो 6 लाख का, कितना का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अब इस 6 लाख में से बीमल के नाम पे कितना निकला है, 5 लाख। तो दिक्कत है यहाँ पे, 1 मिनट के लिए मान लो क्या है, 6 लाख, इसमें से बीमल के लिए कितना निकला, तो बीमल का पूरा हिसाब किताब लाइन से किया हुआ है कि बीमल के लिए 5 लाख। बात समझा, तो हो सकता है हम 10 लाख में से 8 लाख का गुड्स निकाले हो, 5 लाख का बीमल को दिए और 3 लाख का अंजलि को दिया। बात समझा, तो दिक्कत यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक ही, इसी वजह से 5 लाख 5 लाख का एंट्री चल रहा है।
तो अभी तक दो चीज तुम लोग सीखे हैं जो घर जाके नहीं बनाने पे भूल जाओगे। पहला चीज कि भैया अकाउंट सेल्स क्या होता है, जो कंसाइनी बनाता है। दूसरा, जर्नल एंट्री कंसाइनर की बुक में। किसके बुक में? कंसाइनर की बुक में। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में ऐसा शब्द आता है, जनरल एंट्री देने का चांसेस कम रहता है, कम देता है जनरल एंट्री। लेजर बनाने को सीधा सीधी देता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे किसका बुक में लेजर बनाना है, क्या बनाना है, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। हाँ, ना वो नहीं, नहीं है। On 30 सितंबर 2016, देव मेडिकल ऑफ कलकत्ता सेंट 500 केसेस ऑफ मेडिसिन कॉस्टिंग 1000। कितना बॉक्स भेजा है? 500। दवाई का बॉक्स है, एक बॉक्स का दाम कितना है? 1000। कॉर्नर ऑफ दिल्ली ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस, देव मेडिकल इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। देव कौन है? कंसाइनर की कंसाइनी? कंसाइनर। कंसाइनर के जेब से क्या क्या खर्चा हो रहा है? ट्रैकिंग का खर्चा हो रहा है 20 रुपया करके, प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा है, फ्रेट हो रहा है, फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंसेस हो रहा है। ये सारा खर्चा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा पेड इन कैश, पेड बाई चेक, पेड इन कैश, ड्यू। जनरल एंट्री करते हैं ना तब इससे मतलब रहता, जहां कैश दिया रहता है कैश लिखते, जहां चेक दिया रहता है बैंक लिखते, जहां ड्यू लिखा है वह कंसाइनी का नाम लिखते हैं। बट अभी हम लोग फिलहाल लेजर बना रहे तो हम लोग को उससे कोई तकलीफ नहीं। ऑन 1 दिसंबर द मेडिकल कॉर्नर फॉरवर्ड एन अकाउंट सेल। मेडिकल कॉर्नर जो कि कौन है? कंसाइनी है। मेडिकल स्विंग 200 केसेस हैव बीन सोल्ड एट 1250। कितना है बेचा है? वाइल 250 को बेचा है तुम्हारा 1200 में। 50 बॉक्स अभी भी क्या है? रिमेन अनसोल्ड। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? अभी तक क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं हुआ था। ये पहला सम है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो रहा है। कह रहा भैया मेरे को कि हम भेजे थे 500 बॉक्सेस, जिसमें से 200 बॉक्सेस आप पहले बेचे, फिर 250 बॉक्सेस बेचे, और लास्ट में 50 बॉक्स अभी तक बचा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर पेड यानी कि कंसाइनी अपने पास से क्या क्या खर्चा किया है? कार्ट्रेज, अनलोडिंग, गोडाउन रेंट। ठीक है, और साथ ही साथ पे चेक दिया है 4 लाख रुपए। कितना का दिया है? 4 लाख रुपए का। एक बात बताना, जब इसके पहले वाला लेजर हम लोग बना रहे थे, ठीक है, इसमें कहीं भी बिल्स रिसीवेबल का नाम आया था इस लेजर में? नहीं आया था ना? कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह इसी वजह से पहले सिखाए थे कि जो पैसा कंसाइनी कंसाइनर को देता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस, रेमिट। वो चेक से दे, बिल्स रिसीवेबल दे, कैश दे, निफ्ट दे, आरटीजीएस दे, ऑनलाइन दे, भीम यूपीआई, जो करना है करे। बात समझे आप? तो उसका कोई भी काम नहीं है। जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसका कोई काम नहीं है। जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें एंट्री रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को हम लोग को बोला है तो फिर उसका कोई काम नहीं है।
और यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्रीमेंट ऑफ द मेडिकल कमीशन 5%। 5% कमीशन भी मिलेगा। आपको दिखाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या दिखाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट, मेडिकल कॉर्नर के अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इतना सारा। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा बनाने को देता है और जो सब आता है हर बार, वो ये वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो हम लोग का पूरा फोकस पहले खाली इस पे रहेगा, नीचे वाला चीज हम लोग बाद में समझेंगे। पहले बताओ, हम लोग अभी किसका बुक सीखे हैं? कंसाइनर का कि कंसाइनी का? किसका जर्नल एंट्री करना सीखे हैं? कंसाइनर का। और हमको बनाना भी किसका लेजर है? कंसाइनर का। किसका बनाना है? कंसाइनर के अकॉर्डिंग हमको बनाना है कंसाइनमेंट टू द बिल। सामान भेजा कितना का था? 5 लाख का। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा कितना कितना किया था? करेक्ट। देख लेते हैं पैकिंग में कितना खर्चा किया था। 20 रुपया करके। टोटल 500 बॉक्स का, तो 500 × 20 कर लो, कितना होता है? 10,000। फ्रेट का खर्चा कितना किया था बाबू? 10,000। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा कैसे किया था? 2,000। फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंस कितना किया था? 1,000। मेरा जो जो कंसाइनर के तरफ से गया है वो सारा डेबिट में लिखा गया, कंसाइनर के पास से जो जो गया है। बात खत्म। अब कंसाइनी को सामान मिला है, कंसाइनी क्या कर रहा है? कार्ट्रिज पे किया, लोडिंग, गोडाउन रेट, यहां तक कंसाइनी पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा का बात यह है कि अब कंसाइनी सामान बेचा है। पहले 200 दवा का बॉक्स बेचा है 1,250 रुपए करके, फिर 250 बॉक्स बेचा है, कि करेक्ट इतना। और हमको पता है कि 50 बॉक्स तो बचा था, 50 बॉक्स बचा था। और एक बॉक्स का दाम कितना था? एक बॉक्स का नाम था 1,000 रुपया, करेक्ट? कितना नाम था? तो 50,000 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है बाबू? 52,000। लिखा कितना है? 52,000। मतलब कोई तो एक ऐसा खर्चा है, जो कुछ तो खर्चा है जो हमारे हाथ से छूट रहा है। बात सुना है तुम? वो DO वाला। अब तुम ध्यान से देखना, नोट बनाया है तो अच्छा बात है, मैं नोट से ही कर लूंगा। क्या क्या खर्चा लिया है? कह रहा भैया देखो, आप 5 लाख का सामान भेजे थे, हम बोले हाँ। बोला कंसाइनी 23,000 रुपया उस पर खर्चा किया था, कंसाइनर। और कंसाइनी कितना खर्चा किया? 3,000। टोटल कितना का हो गया? 5,26,000 का। 5,26,000। ये खर्चा किस लिए किया गया था? 500 बॉक्सेस के लिए। तो 50 बॉक्सेस के लिए कितना होगा? 52,000। कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, जरा कंसाइनी का खर्चा देखो तो कितना कितना हुआ है। कंसाइनी का पहला खर्चा हुआ है 2,000, 1,000। कमीशन को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कमीशन एक सेल्स एक्सपेंसिव है, पहले ये चीज हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। कमीशन क्या है? सेल्स एक्सपेंस। तो वो स्टॉक पे तो कैलकुलेट, तो इस वजह से भी हम लोग कमीशन को काउंट नहीं किए नीचे। प्रॉब्लम ये है कि भैया गोडाउन रेंट तो दोनों पे लगता है ना। जो माल बिक गया है, ठीक है, जो माल बिक गया है, जो माल बचा है, सब पे लगता है ना गोडाउन रेंट। तो मेरा इतना छोटा सा सवाल है, यहाँ पे गोडाउन रेंट क्यों नहीं आया है?
अभी हम लोग देखें कि भैया कमीशन नहीं आया। कमीशन नहीं आने का रीजन क्या था? क्योंकि कमीशन इज रिलेटेड टू सेल्स, नॉट स्टॉक। करेक्ट। लेकिन बात यह है, रेंट, ये तो भैया रिलेटेड रहता है। रेंट हम किसके लिए देते हैं? ऐसा रहता है कि ये माल बिकेगा तो सिर्फ इसके लिए रेंट, ये माल नहीं बिकेगा तो रेंट तो सबके लिए दे रहे हैं ना। रेंट हम सेल्स के लिए भी दे रहे हैं, प्लस स्टॉक के लिए भी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, अब एक चीज समझ में। हम 100 पीस टी शर्ट लाए हैं, पहले पूरे इस एग्जांपल में भूल जाना, कितना पीस टी शर्ट लाए हैं? 100 पीस टी शर्ट। ठीक है। चाहे इसको और परफेक्ट फ्रैक्शन में ना है, इसको करते हैं 120 रुपया का, 120 पीस टी शर्ट लाए, कितना लाए? हर मंथ, ईच एंड एवरी मंथ हम कितना पीस बेच रहे हैं? 10 पीस टी शर्ट सेल कर रहे हैं। तो दिक्कत है यहां तक। और हर महीना मेरा रेंट है, ठीक है, 12 रुपया। कितना है? 12 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा दुकान का, ये गोडाउन का रेंट समझ ले। कोई दिक्कत है? पहले टी शर्ट खरीद के लाए 120 रुपया का, 120 पीस खरीद के लाए, मान लो एक टी शर्ट है तुम्हारा 10 रुपया का। टोटल टी शर्ट का परचेज कितना हो गया? 1200 रुपए का। जनवरी 1 तारीख को खरीद के लाए हैं, ठीक है। उसके बाद जनवरी का रेंट दिए हैं, कितना दिया है? 12 रुपए। टोटल मेरा कितना हो गया? बात समझ में आती? अब हमको टी शर्ट बेचना है, कितना टी शर्ट बेचते हैं हर महीने? 10 टी शर्ट। तो एक टी शर्ट का नाम बता सकते हो? हम 1212 रुपए देते हैं 120 टी शर्ट का, तो एक टी शर्ट का नाम कितना होगा? करो। कितना आ रहा है? 10.1.2 की 10 पॉइंट ऐसी कुछ आ रहा है। तो 10.1 आ रहा था, 10.2 आ रहा है। अच्छा, 10। एक टी शर्ट का नाम 10.1 हो गया, करेक्ट। 10 टी शर्ट चला गया। अभी हम प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ₹101 का टी शर्ट चला गया, बचा कितना मेरे पास बाबू? हाँ या ना? यही बचा। अब आ गया फरवरी महीना में, फरवरी महीना में फिर 12 रुपए रेंट देंगे। अब मेरे पास कितना टी शर्ट बचा? 110। कितना रेट आ रहा है? 10 पॉइंट। ये भी बिक गया फिर 10 पीस एग्जाम्पल के लिए, तो अब मेरे पास कितना बचा? ठीक है। फिर मार्च महीना में 12 रुपए रेंट दिए, अब मेरे पास बचा 100 पीस टी शर्ट। अब क्या आंसर आएगा? एक चीज नोटिस करो, साला तुम टी शर्ट तो खरीद कर आए थे एक ही दाम पे, ये हर महीना टी शर्ट का दाम बढ़ काहे रहा है? क्योंकि उस पर रेंट लग रहा है। तो मतलब अगर कोई टी शर्ट, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये तो हम बहुत कम कम अमाउंट लिए हैं, अगर कोई टी शर्ट 5 साल नहीं बिका तो टी शर्ट का 5 लाख रुपए का बेचोगे? बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से जो रेंट होता है, रेंट को कहा जाता है रेकरिंग एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा? रेकरिंग एक्सपेंडिचर, याद रखना। सो रेंट इज एन, जो बात लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना, रेंट इज
recurring expenditure and recurring expenditure never include in calculation of stock। कोई दिक्कत? बात समझ में आता हूँ? और अब ये रेकरिंग वाला कंसेप्ट समझना, कार्ट्रेज और अनलोडिंग क्या हर महीना लगता है? एक बार माल आया, एक बार भाड़ा दिए, एक बार अनलोडिंग हुआ, अब अगला महीना लगेगा तो उसके लिए दूसरा सामान आएगा ना, उसी सामान पे दोबारा तो नहीं लगेगा ना। लेकिन गोडाउन रेंट तो एक ही सामान पे बार 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 लगे जा रहा है। डिफरेंस समझ में हम क्या बोलना चाहें? कोई दिक्कत? अब जरा इंटरेस्टिंग बात सोचो, और एक चीज रेंट से रिलेटेड, जनवरी में जो माल खरीदे वो मार्च तक आकर के तो 30 पीस बेच दिया। मार्च में मेरा रेट कितना पे आके खड़ा हो गया? 10 रुपया 33 पैसा पे, करेक्ट। अब हम मार्च में नया स्टॉक मंगाए, तो जो नया स्टॉक आएगा वो तो फिर 10 रुपए का, तो पुराना स्टॉक मेरा महंगा हो गया, नया स्टॉक मेरा सस्ता हो गया। ऐसे बिजनेस में कहीं प्रॉफिट बना पाओगे? फिर तुम पुराना बेचने भिड़े रहोगे। बात समझ तो कोई दिक्कत? और भी तो चीज देखना पड़ता है ना बिजनेस में। जो आप टी शर्ट जनवरी में लाए थे वो ठंडा का टी शर्ट था, मार्च से अब गर्मी ढूंढ ढुक रहा है, आप कस्टमर को जबरदस्ती कैसे बेच सकते हो? फिर आपको जनवरी का जो सामान बचा उसको बांध करके अपना गोडाउन में फिर रख देना होगा, आपको गर्मी वाला टी शर्ट निकालना पड़ेगा। तो गोडाउन में पड़े पड़े उसका दाम बढ़ रहा है, अब फिर ठंडा में नया एडिशन आ जाएगा, तो तुम्हारा पुराना कपड़ा का कोई ज्यादा दाम देके क्यों खरीदेगा? ये सारा भी तो कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में आ रहा है ना भाई। लोडिंग अनलोडिंग तो एक बार का खर्चा है। जनवरी में जो सामान आया उस पर एक बार लोडिंग और कार्ट्रेज अनलोडिंग ये सब लगा, मार्च में जो सामान आया उस पर एक बार लगा, बार बार तो नहीं लग रहा ना उस पर। अब बात मेरे समझ में आया? तो जिस वक्त हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, केवल और केवल किस खर्चा को लेते हैं? जो नॉन रेकरिंग, जो केवल एक बार होता है। अब तुम देख लो जितना भी खर्चा है, पैकिंग एक बार हुआ है, फ्रेट एक बार लगा है, इंश्योरेंस एक बार लगा, फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंस एक बार, कार्ट्रेज एक बार, अनलोडिंग एक बार। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? यहाँ पे हम चादर रखाई बोल के निकल सकते थे कि ये दोनों को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कल को 20 आइटम आएगा, तुमको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी, नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हर महीना लगता है। बात समझ आया? तो मेरा काम सिर्फ इतना नहीं था कि ये बता देना कि ये दोनों नहीं आता है। दोनों नहीं आने के पीछे रीजन क्या? कमीशन का ना आने के पीछे रीजन है कि भैया कमीशन रिलेटेड टू सेल्स, नॉट स्टॉक। और जहां रहा बात गोडाउन रेंट का, गोडाउन रेंट रहता है रिलेटेड, लेकिन गोडाउन रेंट खुद में क्या है? रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार खर्चा होता है। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? इसी वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बताओ, मेरा गुड सोल्ड अनसोल्ड स्टॉक जो था, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है तक बात? हम लोग एग्जाम में मिलनी बनाने को क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल कॉर्नर का, ठीक है, उसका अकाउंट।
जो कंसाइनी था अपने पास से कितना रुपए दिया था? 4 लाख रुपए दिया था। कितना का सामान बेचा था बाबू? सामान कितना का बेचा था? 5,50,000 का। 5,50,000 का सामान बेच करके कितना रुपए दिया है? 4 लाख रुपए दिया, करेक्ट। 5,50,000 रुपए का सामान दे करके 4 लाख रुपए दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैसा नहीं दिया अभी, क्यों नहीं दिया है? उसका रीजन समझो। चला इसको जोड़ो। कितना हो रहा है? 32,000। तो वो पैसा तो रखेगा भैया 5,50,000 में। अब बाद बाकी 1,17,500 भी देना बाकी है। अच्छा एक बात बताना और एक चीज। ये जो मेडिकल कॉर्नर है, जो कंसाइनी है, और मेरे लिए क्या है? उसको माल दिए तो मेरे लिए डेटर भी हुआ ना। डेटर का नेचर क्या होता है? डेबिट। डेटर से कितना पैसा मिलने वाला है? 5,50,000। कितना रिसीव हो गया? 4 लाख। है कि नहीं है? कितना पैसा काटेंगे? 32,500। देना कितना बचा है? लेना कितना बचा है? 1,17,500। डेटर का अकाउंट की तरह बन रहा है। कोई दिक्कत? ऊपर बना था कंसाइनमेंट का हिसाब किताब, यहाँ बना है कंसाइनी से क्या लेना देना है। बात समझ में आया? तो ये तो स्टॉक का एंट्री है। कितना स्टॉक पड़ा है? 52,600। स्टॉक क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो देखो, टू कंसाइनमेंट ऑफ दिल्ली, ये मेरा स्टॉक है। और बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है आपको। सामान भेजे थे कंसाइनमेंट टू दिल्ली 5 लाख। क्यों भेजे थे? ट्रेडिंग बिजनेस में। बैलेंस शीट में मेडिकल से कितना पैसा देना बाकी? 1,17,500। प्लस उसके पास मेरे स्टॉक पड़ा हुआ है 52,600 का। और तो कुछ नहीं ना है। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत नंदनी? ऑन 1 जनवरी, चैटर्जी ब्रोज ऑफ कैलकाटा शिप्ड अ संतोष ब्रो ऑफ टोक्यो 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट अ रेट ऑफ 350 ईच। कितना में दिया भैया? 350 ईच। अब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग को पता है कार्ट्रेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस कौन सा खर्चा है? नॉन रेकरिंग खर्चा है, कंसाइनर के द्वारा किया गया। जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तब उसमें इसको काउंट करेंगे, ठीक है। द चार्ज इनकर्ड बाय द संतोष। लैंडिंग चार्जेस एक बार लगता है, स्टोरेज एक बार लगता है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ऑन स्टॉक, ठीक। अकाउंट सेल भेजा है, कह रहा है कि 350 इंस्ट्रूमेंट हम लोग बेच दिए 950 रुपए करके। और a new type of instrument appeared in the market and there is no possibility of selling the balance of the goods at high price। कर अचानक से मार्केट में क्या हुआ? एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया। जो बात अभी थोड़ा देर हम टी शर्ट का कर रहे थे, अब नया टी शर्ट आने के कारण आपका जो पुराना सामान था उसका दाम 250 रुपए से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिड्यूस ड्यू टू, क्यों ऐसा हो रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बात समझ आता हूँ। और कमीशन कितना परसेंट चार्ज करता था? 15%। कितना परसेंट? 15%। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जरा सोचो, जो मालिक था, जो कंसाइनर था, जो सामान भेजा था, उसको तो हर सामान पे 250 रुपए का नुकसान, करेक्ट। प्लस जो कमीशन देना वो भी नुकसान।
तब उसका मेंटेलिटी में निगेटिविटी आ जाएगा कि नहीं आएगा, कि नुकसान है, नुकसान हो रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? स- सामान कितना का भेजा गया था? 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था। ठीक है, कितना रुपया करके मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 1 लाख। क्या क्या खर्चा उसके द्वारा किया गया था? 150, 1950 और 2500। 150, 1950। कोई दिक्कत? बेचारा संतोष क्या क्या खर्चा किया था? 450, 1500, 1250। ये तो उसका कमीशन है, इसका तो हिसाब किताब हम करेंगे। कितना पीस बेचा था भैया? 350 पीस बेचा था। यही है। अब हम लोग को ध्यान किस पे देना है? पहले मेरा ये बात समझो कि अगर मेरा स्टॉक का प्राइस नहीं घटा रहता, ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता, तब क्या करते हैं? तब हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, 1,40,000 प्लस 150 प्लस 1950 प्लस 2500। ठीक है, और जो जो खर्चा था, ठीक है, जैसे चार तो कर ही दे रहे हैं, 450, 1500, 1250, सबको जोड़ते हैं। कितना पीस बॉक्स भेजा था? 400 इंस्ट्रूमेंट भेजा था, जिसमें से बिक कितना गया है? 350। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 400, यहाँ लिखते हैं 350, सॉरी 50, आमतौर पे ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्योंकि अब स्टॉक का प्राइस क्या हो चुका है बाबू? घट चुका है, हाँ या ना? घट चुका है। तो अगर स्टॉक का प्राइस नहीं घटा रहता तो हम लोग को निकालने आता है सामान का दाम, और पहचानते कौन सा रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, उस हिसाब से बैठा के निकाल लेते हैं। ₹1,40,000 का सामान, कंसाइनर का खर्चा 150, 1950 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनिंग का खर्चा 450 दिया है। रेंडिंग चार्जेस 450 लिया, ठीक है। स्टोरेज क्यों नहीं लिया? स्टोरेज मतलब सामान रखने का खर्चा, वो भाड़ा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, तो हर महीना लगता है, वो काउंट नहीं होगा। ये भैया 1250 रुपए नहीं लिया। और आप एक बात बताइए, मेरे को क्लियर करिए, बड़ा ध्यान से समझना एक बात, कि आप अभी बोले जो खर्चा एक बार लगता है, क्या लगता है? केवल वो आता है, आता है। जब मेरा कंसाइनर 2,500 रुपया दे रहा है, तब तो यहाँ पे लिख रहा है, बेचारा मेरा कंसाइनी भी तो दे रहा है। 1250 एज अ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, हाँ या ना? तब उसका क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसका तो रीजन देखो सिंपल सा है, बोलो। इसका रीजन तो देखो, एक चीज सिंपल समझ में आ रहा है, कि कंसाइनर जो इंश्योरेंस का खर्चा किया है, वो नॉन रेकरिंग होगा, ठीक है। और जो कंसाइनी जो खर्चा किया होगा, वो रेकरिंग होगा, करेक्ट। लेकिन भैया हम लोग कैसे पहचानेंगे?
ऐसा क्या शब्द लिख दिया है जो आप समझ पा रहे हैं, बुक समझ पा रहा, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कंसाइनर कंसाइनी के पास सामान जिस वक्त भेजता है, रास्ता में सामान आग लग सकता है, डूब सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बात है। तो वो जो खर्चा करता है इंश्योरेंस पे, वो एक बार का करता है कि बस मेरा एक बार माल सही सलामत पहुंच जाए, इंश्योरेंस करवाता है। कोई दिक्कत? ये कौन सा खर्चा होगा? ये हो गया नॉन रेकरिंग, क्योंकि कंसाइनर से कंसाइनी के पास सामान बार बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। बेचारा कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, कुछ ओल्ड वाला पुराना माल, कुछ नया आया हुआ माल है, तो कोई दिक्कत? कुछ ऐसा आइटम जब कभी बिकेगा ही नहीं, अनसोल्ड, कुछ ऐसा आइटम जो डैमेज हो गया है। उसके गोडाउन में तो बहुत वैरायटी का माल है ना। वो पूरा माल को कुछ ना हो जाए, सारे माल को कुछ ना हो जाए, उसके लिए क्या करवा के रखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये तो हमेशा हर महीना दे रहा है ना, एलआईसी प्रीमियम तो हम लोग हर महीना देते हैं, हर बार लग रहा है ना। बात समझ में आया? तो ये जो कंसाइनी इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस, ये कौन सा खर्चा हो गया है? रेकरिंग। कौन सा खर्चा हो गया है? रेकरिंग। और ये बात हम कैसे पकड़े? हम पकड़े यहाँ पे ये लाइन पढ़ के, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्या है? अब प्रीमियम लगातार, फीस लगातार दिया जाता है, रेंट लगातार दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लगातार, ये वर्ड में ही है कि मेरे को रेगुलर देना पड़ेगा, कुछ कुछ दिन का गैप पे। मेरा एलआईसी का प्रीमियम हर 3-3 महीना पे जाता है। ऐसा तो नहीं है एक बार देख के निश्चिंत हो गए। बात समझा तुम? और तुम एक चीज देखो, फिक्स डिपॉजिट एक वर्ड होता है, एक बार देख के टेंशन खत्म, 1 लाख रुपए एफडी कर दिया। अब जैसे ही बात आता है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीना कुछ देते हैं, हर 3 महीने आरडी करवाते हैं तुम। तो प्रीमियम वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि हमको अभी देना है, एक बार दे के काम खत्म। बात समझ में आया? तो इसी वजह से वहां पे नहीं गए। क्लियर है बात? टोटल हो गया 1,45,050। टोटल माल कितना भेजा था भाई? 400 पीस, और 50 पीस भेजा, बचा ना। 50 पीस का कितना? वन, सॉरी, 18,131.25। हाँ या ना? कोई दिक्कत? सामान का दाम कितना लिखा है पर? ये देखो, 1,40,000, 350 ही है तो हमको अब इसको क्या करना है? घटाना है, क्योंकि मार्केट प्राइस घट चुका है। 250 इंटू 50, 12,500 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटाओ इसमें से 12,500, कितना आता है? एक सेकंड, हम लोग का इंग्लिश गलत ही ना पढ़ रहे हैं। हम्म। सॉरी बाबू, द मार्केट प्राइस फेल डाउन टू रुपीज 250 रुपए। मतलब 250 से घटा नहीं है, घट के 250 हो गया है। वही बचपन वाला, अगर बोलता बाई 250 तो 250 से घट गया है, टू 250 तो घट के 250 हो गया। मतलब पहले एक पीस का दाम कितना था? 350। अब कितना दाम हो गया? अब कितना दाम हो गया? अब दाम हो गया है 250 रुपए एक आइटम का। पर आइटम पे मेरा नुकसान कितना हो रहा है? 100 रुपए का। करेक्ट? बताओ, 100 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा? बताओ।
कितना आएगा? नहीं तो कितना हो गया? तो आमतौर पे हमको ये दाम लिख देना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का। हाँ या ना? ठीक है, चलो चेक करो ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा कितना है। 10,625। ये अभी समझ नहीं आ रहा, मैटर यार डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। भैया बात सिंपल सा था कि 100 रुपए दाम घट गया था, तो आप भी तो 100 रुपए दाम घटा दिए। फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? बचपन में हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्लोजिंग स्टॉक होता है विच एवर इज लोअर, क्या होता है? यही पढ़े है ना? अगर मेरा मार्केट में सामान का दाम नहीं घटा रहता तो हम ये वाला क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। करेक्ट, अगर नहीं कुछ हो रहा था। हुआ क्या है, सामान का दाम 250 रुपए इंटू 50 हो गया, यानी 12,500 का हो गया। करेक्ट। अब जिस दिन ये 12,500 का सामान बिकेगा, सिर्फ सामान नहीं बिकेगा, सामान के साथ हमको कमीशनों देना पड़ेगा। कंसाइनी तो भाई अपना पैसा देगा ना। 18,750 का पत्र, सॉरी, 15% निकालो तुम, 12,500 का। क्या आ रहा है? 281 पॉइंट। आप 18,000 थोड़ी हुए। नहीं, 12,500, 1875। कितना आ रहा है कमीशन? 1875। 50 पीस बचा था भैया, उसका दाम हो गया 250 रुपया करके, 12,500। लेकिन जिस दिन बिकेगा उस दिन हमको कमीशन देना ही पड़ेगा। हाँ या ना? 1800 माइनस करके बताओ कितना आ रहा। आ गया? कोई दिक्कत? अभी भी एक सवाल है, और आज यही तुम तो, ये भैया पहले जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे, तो क्लोजिंग स्टॉक में से कमीशन तो माइनस नहीं करते थे। तुम ही बताओ ना, क्या इस साल में जिसके ऊपर सम हम लोग किए थे, इसमें तो चुपचाप निकाल के लिख दिए थे, कोई कमीशन कमीशन माइनस किए थे क्यों? फिर इधर क्यों? क्योंकि कंसाइनर को एक बार समझ में आ गया है कि मेरा मार्केट हो गया मंदा, ठीक है, हमको कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा, जितना निकल पाए पैसा उतना निकालना है, जितना निकल पाए। तो उसके लिए वो क्या कैलकुलेट करता है, एनआरबी क्या कैलकुलेट करता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या कैलकुलेट करता है, नेट रियलाइजेबल। उस बंदे का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आ रहा है? 10,625। और हम लोग शुरू से पढ़े हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी कि एनआरबी विच एवर इज, तो दोनों में लोअर कौन सा है? 10,625। इस बात से उसको लिखे, कोई दिक्कत है आपको? बात समझ आया आपको? बात यहाँ पे इसका है कि गुरुजी, ये सब तो ठीक था, दिया था, थोड़ा आप कमीशन का हिसाब किताब कीजिए, कमीशन कितना देना था? 3,32,500 पे 15% कमीशन का कितना बात हुआ था? 15%। ठीक है, निकालो 3,32,500 का 15% कितना आता है? हाँ, कोई दिक्कत? हम्म, कोई दिक्कत? नहीं ना? चलो। तो जो स्टॉक पे अगर कमीशन निकलेगा वो सिर्फ स्टॉक से लेस करके लिख दिया जाएगा, हाँ या ना? वो भी हर बार ऐसा नहीं होगा, जब मेरा सामान का मार्केट वैल्यू घटेगा तभी उससे कमीशन को हम लोग लेस करके लिखेंगे। रीजन भी कि हम कोशिश करेंगे एनआरवी निकालने का, क्या निकालने का? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों को कंपेयर किया जाता है, विच एवर इज लोअर वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। बात समझ में आया तो? कोई दिक्कत?